विवादित बयान पर भारत विरोधी इंटरनेशनल कैंपेन चलाया गया और उसी की वजह से बात अरब देशों और मुस्लिम वर्ल्ड तक पहुंची है। इन मुस्लिम देशों ने विरोध किया था। उसमें सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है, ओमान है, यूएई है, ईरान। और इन लोगों ने यह क्यों किया? क्योंकि इनके पास यह खबर पहुंचाई गई, इनके अंदर के उस भाव को जगाया गया कि भाई तुम इस पे बोलो, मुसलमानों के साथ खड़े हो, ये दिखने की कोशिश करो। क्योंकि इंडिया, देखिए इंडिया जिस तेजी से ऊपर जा रहा है ना, दुनिया को यह पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका को पसंद नहीं आया कि रूस के खिलाफ हम क्यों नहीं गए, यूरोप को पसंद नहीं आया हम रूस के खिलाफ क्यों नहीं गए, पलट के जवाब दे रहे हैं सो अलग, उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये पूरा एजेंडा चलता है कि कैसे भारत को हिलाओ, थोड़ा तो हिलाओ, ये तो तेजी से भाग रहा है, इसको थोड़ा तो हिलाओगे तब तो डगमगाएगा। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले अब ये माहौल बना रहे हैं कि मुस्लिम देश भारत के खिलाफ हो गए, जबकि सच ये है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ग्रुप में शामिल देशों के साथ भारत का व्यापार पहले से काफी बढ़ा है। 1981 में स्थापित जीसीसी, जो इसमें देश हैं सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और यूएई, 2020-21 में भारत का जीसीसी देशों से एक्सपोर्ट 58.26% बढ़ गया है। यह एक्सपोर्ट 2,16,000 करोड़ से बढ़कर 3,40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये मुस्लिम देशों, खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते हैं। भारत के कुल एक्सपोर्ट में जीसीसी के 6 देशों की हिस्सेदारी 10.5% के आसपास है और इंपोर्ट 4.6 लाख करोड़ से बढ़कर 8.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया। भारत के कुल इंपोर्ट में जीसीसी देशों का हिस्सा 15% से 18% बढ़ा। जीसीसी देशों से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 6,80,000 करोड़ से बढ़कर 11,96,000 करोड़, मतलब करीब करीब 12 लाख करोड़ का हो गया। अगर विदेश नीति नहीं चल रही है, फ्लॉप हो गई है, तो यह सब कैसे हो रहा है? कोई पूछे असदुद्दीन ओवैसी से। एक एजेंडे के तहत, एक टूल किट के तहत अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब विदेश नीति का फेल होना नहीं होता है। जिन देशों ने विरोध किया उन देशों में धार्मिक स्वतंत्रता खुद कितनी है आपको पता है? ओवैसी आपको कभी नहीं बताएंगे। कुवैत, यहां शरिया के आधार पर कानून बने हुए हैं, यह भारत को बताएंगे कि कैसे देश चलाना है। शिया सुन्नी भेदभाव का आरोप लगता है कुवैत पर। आबादी में 35% शिया समुदाय सामाजिक स्तर पर नीचे है और शिया और सुन्नी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, दोनों ही मुसलमान हैं। तो मुसलमान ही मुसलमान के साथ क्या कर रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि हमारे यहां मुसलमानों के साथ क्या होना है। अरे बॉस, हमारे 3-3 स्टार मुसलमान हैं, वो उपराष्ट्रपति मुसलमान थे, स्पोर्ट्स से लेकर हर जगह मुसलमान है और जितनी सरकारी योजनाएं सब जगह हिंदू मुसलमान कहीं नहीं हो रहा। तुम हमको बताओगे मुसलमान के साथ क्या बर्ताव करना और हिंदू के साथ क्या करना है? कतर ज्ञान दे रहा है, यहां भी शरिया कानून चलता है, अल्पसंख्यकों को नए धार्मिक स्थल नहीं बनाने दिए जाते, रमजान के दौरान नॉन मुस्लिम पब्लिक प्लेस में कुछ खा नहीं सकते। सऊदी अरब, यहां धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कोई कानून नहीं है, मस्जिद के अलावा किसी और धार्मिक स्थल की इजाजत नहीं है, शिया मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है। ईरान, यहां ईसाई, बहाई समुदाय और सुन्नी समुदाय के साथ अत्याचार होता है। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आवाज उठाते हैं उन पर अत्याचार होता है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा है, आप समझिए। मानव अधिकारों के मामले में दुनिया के 165 देशों में से इन देशों की रैंकिंग क्या है आपको पता है? आप जरा देखिए, ये लोग मुंह खोल रहे हैं। मानवाधिकार रैंकिंग देखिए किस देश की कितनी है। 165 देश हैं और उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 119, 165 देशों में। लेकिन जो लोग अचानक से उठकर ज्ञान देने आए एक मसले पर, एक बयान पर, 2 बयान पर, उनकी खुद की रैंकिंग क्या है? सऊदी अरब, यहां धार्मिक और मानवाधिकार कितना है? ये 155 रैंकिंग है इनकी, भारत से बहुत नीचे। ये भाई साहब हमको ज्ञान देंगे। बहरीन की मानवाधिकार रैंकिंग 143 है, भारत से कहीं नीचे, ये हमको ज्ञान देंगे। यूएई, यहां मानवाधिकार की रैंकिंग 131 है, ये हमको ज्ञान देंगे कि मानवाधिकार क्या होता है और कैसे मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीट करना है। ओमान, इनकी रैंकिंग है 133, ये भी भारत से पीछे है।
कुवैत भी भारत से पीछे, 121 रैंकिंग है इसकी। और ईरान वाले भाई साहब ज्ञान देंगे, 160वीं रैंकिंग है 165 देश में इनकी मानवाधिकार के मामले में। ये ज्ञान देंगे हमको, इंडिया को, कि हमें मानवाधिकार का क्या करना है और हमारे यहां कैसे किसको देखना है। सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ऊपर जा रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये चाहते हैं कि मुसलमान तो भड़के ही, देश के दूसरे नागरिक भी भड़क जाएं कि ये क्या हो रहा है और फिर आपस में भिड़ो। इनको ये पसंद आता है। सरकार पर, अपने देश पर विश्वास कम करो, ये इनको सूट करता है। भारत को माइनॉरिटी पर ज्ञान देने वाले ईरान का इतिहास क्या है, ईरान के बारे में बता रहा हूं। ईरान में पारसी या ज़ोरास्ट्रियन आधिकारिक धर्म होता था एक जमाने में। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो कट्टरपंथी शियाओं ने तेहरान में पारसियों के फायर टेंपल पर धावा बोल दिया। ज़ोरेस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। पारसियों के धर्मस्थलों से ज़रथुस्त्र के चित्र को हटाकर नीचे फेंक दिया गया। उसकी जगह पर अयातुल्ला अली खुमैनी की तस्वीरें लगा दी गई। स्कूलों और कॉलेजों की दीवारें ईरान के नए नेता अयातुल्ला खुमैनी और उसकी तस्वीरों और कुरान की आयतों से भर दी गई। स्कूल कॉलेज की दीवार को ये दूसरों को समझाएंगे। कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों की कड़ी निंदा की गई थी। एकेडमिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य नियंत्रित यूनिवर्सिटीज में गैर मुसलमानों की कोई जगह नहीं बची थी। इराक युद्ध में पारसियों को बिना मर्जी के आत्मघाती मिशन के लिए भर्ती किया गया। पारसी एक्टिविस्ट को कट्टर इस्लाम का विरोध करने पर राजद्रोह के मुकदमे में कुख्यात जेल में बंद कर दिया जाता है। यह ज्ञान देंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ कैसे भारत को बर्ताव करना है, यह बताएंगे। लेकिन ये आपको इसलिए बताएंगे क्योंकि इनको भारत के अंदर जहर भरना है कि देखो मुसलमान टारगेट हो रहा है। क्योंकि मुसलमान सुनेगा, अरे ये बड़े बड़े देश बोल रहे हैं, देखो। हिंदू सुनेगा, अरे देखो देखो मोदी डर गए, देश तो खत्म है। और यही इंस्टेबिलिटी इनको चाहिए। कतर जैसे देश की बात करना इसलिए भी जरूरी है। कतर वो देश है जिसने पेंटर एमएफ हुसैन को शरण दी थी। एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग्स बनाई थी। हुसैन की इन पेंटिंग्स को लेकर जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का भारत में विवाद बढ़ा तो वो 2006 में भारत छोड़कर कतर चले गए थे, जहां वो 4 साल रहे। कतर ने इस दौरान न सिर्फ उनको शरण दी बल्कि 2010 में उनको नागरिकता दे दी। भारत में दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है, इसलिए बाद में एमएफ हुसैन ने भारत की नागरिकता छोड़कर कतर की नागरिकता ले ली थी। कतर उन देशों में है जहां नागरिकता लेना आसान नहीं है, लेकिन एमएफ हुसैन के लिए नियमों में ढील दी गई। तो हिंदू देवी देवताओं की नग्न तस्वीरें बनाने वाले को कतर अपने यहां नागरिकता दे रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है कि किसके बारे में क्या बोलना चाहिए और नहीं बोलना चाहिए। तुम ना समझाओ कतर हमको। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड का चीन पर मुंह नहीं खुलता। यह आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि इनका प्रोपेगेंडा क्या है। इनको ना मुसलमानों की फिक्र है, ना दुनिया की फिक्र है। इन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है कि इंडिया तेजी से ऊपर जा रहा है। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।